बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है मंगल का, तारीख़ है 5 दिसंबर 2023। इस वीडियो में बात करेंगे उस खबर के हवाले से जिसको हमारे मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज़ द बिगेस्ट स्टोरी, सबसे बड़ी खबर 5 दिसंबर 2023 की। और ये खबर है उस बयान से मुतल्लिक जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक़ शौहर ख़ाबर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने अदालत के रूबरू दिया है। इस वीडियो में उस बयान के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके सामने रखूँगा। उस बयान को पूरे को पढ़ना शायद मेरे लिए मुमकिन ना हो, क्योंकि उसमें जो जुज़ियात जो चीज़ें रखी गई हैं और जिस तरीके से उसको मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है, मुख्तलिफ़ सहाफ़ी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर उसको शेयर कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स की वेबसाइट्स के ऊपर बड़ी नुमायाँ करके ये ख़बर लगाई गई है और फिर तमाम टीवी चैनल्स की हेडलाइंस में मौजूद है। और बिलाशुबा आप बुध के रोज़ अखबारात देखेंगे तो अखबारात में शायद ये मालूम पड़ेगा कि ये पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। बात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान की सियासत गटर और पाकिस्तान की सहाफ़त गटर, इसकी उस तह में पहुंच चुकी है गटर की, जहां से शायद अब इसका बाहर निकलना मुमकिन ना हो। अब ये वो चीज़ें हैं जो हॉन्ट करेंगी आने वाले दिनों में भी, और मुस्तकबिल में अब अगर ये रिवायत पड़ जाएगी कि आप सही या गलत बयानात मुलाजमीन के दिलवाएंगे सियासी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो फिर सोचिए वो क्या मंजर होगा। और फिर उसकी जस्टिफिकेशन ये दी जाएगी, जवाज़ ये घड़े जाएंगे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ भी तो ये हुआ था। ज़रा जहन में लाइए कि अगर 70 क्लिफ्टन के किसी साबिक़ मुलाजिम का कोई बयान, या फिर बिलावल हाउस जरदारी हाउस के किसी मुलाजिम का बयान मुस्तकबिल में आपको सुनने को मिले, कभी किसी जाती उमरा के मुलाजिम का या मॉडल टाउन की रिहाइशगाह के मुलाजिम का बयान सुनने को मिले और सही गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाएँ, तो फिर किस किस्म का मंजरनामा होगा। पाकिस्तान में ये जो सहाफ़त जिस पस्ती में और सियासत जिस पस्ती में गिरी है, इसकी नौबत क्यों आई और मामला ये कहाँ तक जाएगा, इस हवाले से भी इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो रस्म है, इस रस्म को फिर निभाना कितना मुश्किल होगा, इसके हवाले से बात करूंगा। थोड़ा सा मैं इसके हवाले से ख़बर आपके सामने रख दूंगा और ये सारा का सारा आपको किस मंजरनामे में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उस वक्त हो रहा है जब 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आए, और मुस्लिम लीग नवाज़ को ये लगता था, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश भी थी और उनको ये लगता था कि नवाज़ शरीफ फैक्टर जो है वो बड़ा कारगर साबित होगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वो पोस्टर बॉय हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के क्राउड पुलर हैं। उनके देखते हुए, उनको देखकर लोग जो हैं वो दीवाना वार खींचे चले आएंगे और मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ेंगे। अब मसला ये हुआ है कि सियासी मंजरनामे पर मुस्लिम लीग नवाज़ का ग्राफ जहाँ पर मौजूद है, जितने सर्वेज़ ऑन ग्राउंड करवाए गए हैं, इंटरनेट पर जो सर्वेज़ हुए हैं, उन तमाम के तमाम सर्वेज़ के नतीजे में एक बात बड़ी उभर कर सामने आ रही है कि 8 फरवरी को होने वाला इंतखाब और इंतखाबी मार्का, जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज़ के मुतल्लिक ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि लाहौर जो उनका गढ़ है, पंजाब जो उनका गढ़ है, ये दावा किया जाता है, वो उनके लिए गढ़ा साबित होगा। तो मियाँ साहब का जो जादू है वो चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और उस जादू को चलाने के लिए जो लवाजमात चाहिए होते हैं कि आप वोट को इज़्ज़त दो का सच्चा झूठा नारा लगाएं, या फिर आप जो ताकतवर लोग हैं उनके एहतसाब की बात करें, उनसे इंतकाम की बात करें, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब मियाँ साहब की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इक़्तिदार की राहदारियों में वो जिनकी उंगली पकड़ कर जाना चाहते हैं, उन्होंने उनसे ये नारे छीन लिए हैं, और मियाँ साहब का जादू ज़ाहिर है कि वो नहीं चल पाया, और मुस्लिम लीग नवाज़ बाउंस बैक करने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रही। तो आगाज़ में तो मैं इस बयान पर आने से पहले और ख़ास तौर पर इसका वो कानूनी पहलू मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि जिससे अंदाज़ा ये होता है कि ये मामला आगे किस तरफ जाएगा और नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची। उसमें ये बात बहुत अहम है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं वो एक तो अपना जादू चलाने में नाकाम रहे हैं, और ये बात जब वाज़े तौर पर और उभर कर सामने आ रही है कि अडयाला जेल में कैद इमरान खान, उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी उरूज पर है, इसी वजह से आपको ये अटैम्प्ट्स होते हुए नज़र आ रही हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में ये बात की थी कि बहुत से लोग ये कहते हैं, जब वो अपना तबसरा करते हैं, तज्ज़िया करते हैं सूरत हाल का, वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है उसका कोई चांस नहीं है इलेक्शंस में, पीटीआई का कोई चांस नहीं है। अगर ये सूरत हाल होती
तो मुझे 1000% यकीन है फिर इस लड़ाई को बढ़ाना नहीं था, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो इस मुल्क को डैमेज कर रही है और हर गुजरते दिन के साथ जितने इक़दामात उठाए जा रहे हैं इससे नफ़रतें बढ़ रही हैं और इससे मुस्तक़बिल में जो है ये तमाम वाक़यात पलट कर इन्हीं पॉलिटिकल एक्टर्स की तरफ वापस आएंगे। लेकिन उनका मसला ये है कि इमरान खान अभी भी बैलेट पेपर पर नाकाबिल शिकस्त है। इसीलिए अकबर एस बाबर की दरख्वास्त, जहाँ पर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, वो मूव तमाम सियासी जमातों का गैंगअप होना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मशकूक करार देकर उनसे बल्ले का निशान वापस लिया जाए और जो उनके रहे सहे उम्मीदवार भी हैं उनको इलेक्शंस में हिस्सा ना लेने दिया जाए, ये वो तमाम अटैम्प्ट्स हैं। फिर खावर मानिका का इंटरव्यू हो शाहजेब खानज़ादा को, या फिर हाजरा खान की किताब हो, फिर हाजरा खान के मुख्तलिफ एंकर्स को टीवी चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज़ हों, फिर उनको बड़ा ही जिसे कहते हैं कि मुकद्दस फरीज़ा समझते हुए हमारी मीडिया की तरफ से उसको ब्रॉडकास्ट किया जाना हो, ये तमाम के तमाम मामलात इस हकीकत के साथ, इस तल्ख हकीकत के साथ जुड़े हुए हैं कि लोगों में जिस वक्त आप निकलते हैं तो लोगों का मिजाज जो है वो तब्दील नहीं हुआ इमरान खान के और उनकी जमात के हवाले से। इस वजह से मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये मामला, ये चाहे मोहम्मद लतीफ़ के बयान का मामला हो, दीगर बहुत सारे मामलात आपके सामने आएंगे। अब ये मोहम्मद लतीफ़ का जो बयान है, जिस वक्त आप जो पाकिस्तान में मुरव्वजा कवानीन हैं उनको पढ़ते हैं और उनको सामने रख कर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख दूंगा, जो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन बिल है पाकिस्तान का, उसमें जो सेक्शंस हैं वो इस हवाले से क्या कहती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपके सामने ज़रा बयान रख दूं। जो ख़बर आज इसके हवाले से चली है वो ख़बर ये चली है कि, और ये एक अलहदा से कहानी है कि मोहम्मद लतीफ़ को किस गाड़ी में लाए, उसका मुंह क्यों ढका हुआ था, लाने वाला वो जिसके साथ आ रहे थे उसने भी अपना चेहरा जो है वो छुपाया हुआ था मीडिया से, वो जो शख्स है जिसने आकर मोहम्मद लतीफ़ ने बयान दिया उसके चेहरा जो है वो भी बिल्कुल नकाब पोश था, वो भी सामने नहीं आया। ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी रीजंस और कंसर्न्स हो सकते हैं। दूसरा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है फॉल्स एक्यूज़ेशन के मामले पर, कि फॉल्स एक्विजिशन जो है उसकी सज़ा भी वही बड़ी सख्त किस्म की सज़ा है। अगर आप किसी के ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ामात खावर मानिका साहब के मुलाजिम ने लगाए हैं, और खावर मानिका ज़ाहिर है कि अब उसमें शामिल हैं, तो एक तो ये कि खावर मानिका माजी में होने वाला ये सारा मामला इसको लेकर आए, इस बहस से हटकर वो एग्रीव्ड पार्टी के तौर पर ख़ुद को पेश कर रहे हैं कि मैं मुतासरा फ़रीक हूँ। अब किसी शख्स की अगर चोरी होती है, कोई डकैती पड़ जाती है, किसी के साथ कोई जुर्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है और वो 6 साल तक 7 साल तक इंजॉय करता रहा हो, मुख्तलिफ पोजीशंस इंजॉय करता रहा हो, तो फिर 6-7 साल के बाद जब वो इस किस्म की गुफ्तगू करेगा तो एक सवाल बहरहाल मौजूद रहेगा कि अब ये सब कुछ करने का क्या वजह हो सकती है। अब वो मैं, क्योंकि बयान जो है वो बड़ा तफसीली है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं ये इस काबिल भी नहीं समझता कि इनके ऊपर गुफ्तगू की जाए, लेकिन हमारे यहाँ सहाफ़त का जो मेयार है वो इतना घटिया और नीच सतह के ऊपर पहुँच गया है कि ये बयान है, और बयान भी किन मखसूस हालात में दिया गया है ये मालूम होते हुए भी हमारे बहुत से सहाफ़ी उसको ट्विटर के ऊपर शेयर कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा तबसरे जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। यही वजह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुस्तक़बिल में दीगर मुलाजमीन, इमरान खान या उनकी अहलिया वाहिद लोग नहीं हैं पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है कि जिनके यहाँ मुलाजमीन होते हैं, हर सियासतदान के घर में मुलाजिम मौजूद हैं। कल को जब ये जो वक्त का पहिया है ये घूमेगा और कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी, चाहे मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, अगर पीपल्स पार्टी भी आती है और उस वक्त अपने सियासी मकासद के लिए कोई भी शख्स किसी के मुलाजिम का बयान इस किस्म का करवाता है तो फिर आप सोचेंगे किस किस्म का आलम होगा। बहरहाल बयान पे आते हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह केस के 4 गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए गए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज, सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गैर शरई निकाह केस की समाअत की, जिसके दौरान बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने अपना बयान दरख्वास्त गुजार वकील रिजवान अब्बासी की मौजूदगी में कलम बंद करवाया। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि टेक्निकली
کیا اس میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے جس سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ شاید معاملہ جو ہے وہ قانونی سے زیادہ ایک مختلف معاملہ ہے۔ محمد لطیف نے بیان قلم بند کراتے ہوئے کہا کہ عمران خان بشریٰ بی بی کے گھر آتے تھے اور وہ بشریٰ بی بی کے ساتھ کمرے میں چلے جاتے تھے۔ میں بشریٰ بی بی کے کمرے میں جاتا تھا تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی مجھے برا بھلا کہتے تھے، مجھے دونوں کہتے تھے کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ خاور فرید مانیکا کے ساتھ گزشتہ 35 سال سے گھریلو ملازم ہوں، پرانا ملازم ہوں، اس لیے ان کا مجھ سے کسی قسم کا پردہ نہیں ہے۔ ان کے بچے بھی میرے ہاتھوں میں پلے، میں گھر کے فرد کی طرح ہوں۔ خاور مانیکا کے پاک پتن شریف، لاہور اور اسلام آباد بنی گالہ میں گھر ہیں۔ گواہ نے کہا کہ خاور مانیکا کسٹم میں ملازم تھے، مختلف جگہوں پر ان کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی، ان کی فیملی لاہور یا اسلام آباد میں رہتی تھی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے خاور مانیکا کہ بنی گالہ گھر میں 2015 میں آنا جانا شروع کیا۔ 2015 میں کبھی کبھار 2016-17 میں خاور مانیکا کے گھر آنا جانا زیادہ ہو گیا۔ پھر محمد لطیف کے مطابق سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہمیشہ خاور مانیکا کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آتے تھے۔ خاور مانیکا کو جب بشریٰ بی بی سے بات کرنی ہوتی تو ان کے فون پر کال کرتے، بشریٰ بی بی کا فون بند ہوتا تو میرے نمبر پر کال کرتے اور میں ان کی بات کرواتا۔ ان واقعات کے بعد خاور مانیکا اور بشریٰ بی بی کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ گواہ نے بیان میں کہا کہ 2017 کے آخر میں خاور مانیکا نے بشریٰ بی بی کو طلاق دے دی۔ کئی بار سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو خاور مانیکا کے فون آنے اور ان کے کہنے پر گھر سے نکالا۔ جب خاور مانیکا کی بات کرانے بشریٰ بی بی کے پاس اندر جاتا تو مجھے ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔ اگر خاور مانیکا نہ ہوتے تو شاید بشریٰ بی بی مجھے نوکری سے بھی نکال دیتی۔ سول جج قدرت اللہ نے گواہ سے استفسار کیا کہ کیا آپ اتنا رو رو کر کمزور ہو گئے ہیں؟ کیا سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی آپ کو کمرے میں ساتھ بٹھاتے تھے جو آپ گفتگو، کیونکہ اس میں انہوں نے بہت زیادہ ڈیٹیلز بتائی ہیں اپنے بیان میں۔ تو گواہ محمد لطیف نے کہا کہ مجھے عمران خان اور بشریٰ بی بی کمرے میں ساتھ نہیں بٹھاتے تھے، مجھے خاور مانیکا کہتے تھے کہ جا کر انہیں دیکھو۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کر لیے اور سماعت 8 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ اب واضح رہے کہ محمد لطیف خاور مانیکا کا گھریلو ملازم اور غیر شرعی نکاح کیس میں اون چودھری اور مفتی سعید کا بیان پہلے قلم بند ہو چکا ہے۔ اب یہ وہ خبر ہے جس کو چلایا گیا ہے اور اس میں تفصیل جو ہے وہ اور بہت زیادہ ہے۔ یہ جو محمد لطیف کا بیان ہے اس میں بیسیکلی جو اسرشن ہے، جو بات کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، یہ جس معاملے کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاملہ آ رہا ہے زنا کا، اور وہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاؤں کہ جو پاکستان کے قوانین ہیں، جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بیان جو ہے یہ اس میں کوئی اس نے آگے نہیں چلنا، اس کی بنیاد کے اوپر کوئی سزا نہیں ہونی، اور اس کو تو 1 منٹ نہ لگے اور اس کو کوئی اڑا کر رکھ دے، کیونکہ جو پاکستان میں قوانین ہیں، جو مروجہ قوانین ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کے دور میں جب یہ وومن پروٹیکشن بل آیا تھا اس وقت کتنا ہنگامہ ہوا تھا، لیکن بہرحال یہ پاکستان کا قانون ہے، اور پاکستان کا جو پروٹیکشن آف ویمن کرمنل لاز امینڈمنٹ ایکٹ 2006 ہے، اس کا سیکشن 8 ایز پاسڈ بائی دا اسمبلی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور یہ جو 8واں نقطہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ہے جی انسرشن آف نیو سیکشنز ایکٹ 5 آف 1898 ان دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 ایکٹ 5 آف 1898 آفٹر سیکشن 203 کے سیکشن 203 کے بعد فالوئنگ سیکشن، یہ والی سیکشن جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، اور سیکشن 203A ہے، کمپلینٹ کیسے کی جاتی ہے اس قسم کے کیس میں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لطیف کے بیان کو، اور یہ جو پورا کیس اس کو جو ڈائریکشن دی جا رہی ہے اور یہ بیان تحریر شدہ صورت میں میڈیا اس کو جس طریقے سے جاری کر رہا ہے، اب یہ الزام لگانے کے لیے کون سے لوازمات درکار ہیں، اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر غلط الزام، فالس ایکوزیشن، قذف جو ہے اس کی پھر بڑی سخت سزا ہے، اس میں کرمنل جو ہے وہ پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں اور حد بھی لگ سکتی ہے اس شخص پر جو جھوٹا الزام لگائے، اور جس قسم کا الزام لگایا جا رہا ہے اس کے لیے کیا لوازمات درکار ہیں ان دس کیس، وہ آپ سن لیجئے کہ یہ جو 203A ہے ویمن پروٹیکشن بل کا، یہ کہتا ہے کہ نو کورٹ شیل ٹیک کوگنیزنس آف این offense انڈر سیکشن 5 آف دی offense آف زنا enforcement of حدود ordinance 1979 7 of 1979 except on a complaint lodged in a court of competent jurisdiction، کہ ایسی عدالت جس کی اختیار ہے، دائرہ اختیار ہے
उस अदालत में पहली बात तो ये मुकदमा, ये मामला जाना चाहिए। नंबर 2, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो जज है, जो उस अदालत को जो है वो देख रहा है, उस अदालत में बैठा हुआ उस मुकदमे को सुन रहा है, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन अ कंप्लेंट शेल एट वंस एग्जामिन, कि वो फौरी तौर पर उसने क्या एग्जामिन करना है जब इस किस्म की कोई दरख्वास्त, इल्ज़ाम उसके सामने आ जाता है। ऑन ओथ, हल्फ पे, कि जो कंप्लेनेंट है, जो दरख्वास्त गुजार है, जो मुतासरा फरीक है या जो इल्ज़ाम लगाने वाला है, एंड एट लीस्ट 4 मुस्लिम एडल्ट मेल आई विटनेसेस, यानी जो इल्ज़ाम जिसको तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए आपको 4 कम अज़ कम मुसलमान बालिग मर्द गवाहान, चश्मदीद गवाहान की ज़रूरत है इस इल्ज़ाम को लगाने के लिए। अबाउट होम द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड, और ये वो गवाहान है जिसके हवाले से कोर्ट को, अदालत को इत्मीनान होना चाहिए। क्या इत्मीनान होना चाहिए? हैविंग रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ तज़किया शहूद, के शहादत के लिए, गवाही के लिए उनका कम्पिटेंट होना भी, कि वो गवाही देने के काबिल हैं या नहीं। दैट दे आर ट्रूथफुल पर्सन्स, कि एक तो वो लोग हैं जिनके बारे में ये मशहूर हो, पता हो कि ये सच्चे लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये झूठी गवाही नहीं दे सकते। दैट दे आर ट्रूथफुल पर्सन्स एंड एब्सटेन फ्रॉम मेजर सिंस, और गुनाह कबीरा में मुलव्वस नहीं रहे या नहीं होते। ऑफ द एक्ट, और उसके बाद क्या है, ऑफ द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन नेसेसरी टू द ऑफेंस, और उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो और उसको वो साबित, यानी कि उनके बयानात जो हैं वो एक दूसरे में उनके एक वो होना चाहिए, रब्त होना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट इफ़ द एक्यूज्ड इज़ नॉन मुस्लिम, कि अगर जो शख्स जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो नॉन मुस्लिम है, तो उस सूरत में जो आई विटनेसेस हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं, वो नॉन मुस्लिम्स भी हो सकते हैं। अब तज़किया शहूद को एक्सप्लेन किया है इसी बिल ने, और वो ये कहता है कि मीन्स द मोड ऑफ इंक्वायरी अडॉप्टेड बाय अ कोर्ट टू सेटिस्फाई इटसेल्फ एज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, कि जो शख्स गवाही दे रहा है, अदालत ने उसकी साख के बारे में भी डिटरमिन करना है कि आया ये काबिल एतबार, काबिल भरोसा, सच्चा, गुनाह कबीरा से दूर रहने वाला शख्स भी है या नहीं, और क्या ये वाकई ही आई विटनेस है। इन दिस केस, जहाँ पर ये सारे मामले को बयान किया जा रहा है एक दिन पहले, अब ज़ाहिर है कि दिलों के हाल, माजी में क्या हुआ, मैं आई एम नो वन टू मेक अ जजमेंट ऑन दैट। मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स, जो रिपोर्ट की सूरत में कि किसने क्या कहा है, वो मैं रख रहा हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, कल मैंने यहीं पर बैठकर वीडियो की, साकिब बशीर साहब जो मिलकर आए थे इमरान खान साहब से, और ये तमाम सवालात वहाँ पर हुए थे, और इमरान खान साहब ने इस मीटिंग में रिपोर्टर्स जिनके सामने ये बात की, उनको उन्होंने ये कहा कि वो कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हैं और कुरान पर हल्फ देने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने शक्ल जो है बुशरा बीबी साहिबा की वो उस वक्त देखी थी जब उनका निकाह हो गया था। अब इस सारे मामले में कोई भी शख्स, यानी कि मैं तो कोई फ़र्स्ट हैंड विटनेस नहीं हूँ, और बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं और इस तरीके से बयान कर रहे हैं, इस बयान की बुनियाद के ऊपर इतनी कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो शायद इस तरीके से साबित कर रहे हैं जैसे उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखा हो। तो मैं तो किसी के बारे में भी ये बात ज़ाती तौर पर एज़ ईसा नकवी मैं ये बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये फैक्ट्स बता रहा हूँ कि अब इसमें जो आगे इसी सेक्शन 8 का आगे क्या गुफ्तगू है जो इसमें लिखा गया, इसका सब सेक्शन या सब क्लॉज 3 है कि सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेंट एंड द आई विटनेसेस शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग, कि ये सब कुछ लिखी हुई सूरत में सामने आ जाए, एंड शैल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट, कि जो कंप्लेन करने वाला है वो भी उसको साइन कर दे, और आई विटनेसेस जो हैं गवाही देने वाले उनके भी साइन हो जाएं, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो भी फिर उसके ऊपर दस्तखत कर दे। अगर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कोर्ट का, उसको ये लगता है कि देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, द कोर्ट शैल इशू समन्स फॉर द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड, कि अब ये सब कुछ जब सामने रख लिया जाएगा, उसकी बुनियाद पे अगर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो जज है अदालत का, वो इस बात पर मुतमईन है कि हाँ अब ये मामला ऐसा है कि जिसके ऊपर केस चलाया जा सकता है, तो फिर वो समन जारी करेगा और जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया गया है उसको तलब किया जाएगा।
اب طلبی کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ طلبی ہوگی نہیں ہوگی، خان صاحب کو کورٹ سے باہر نہیں وہ اڈیالہ جیل سے باہر نہیں نکالنا، کیونکہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب باہر نکلیں گے تو پاپولیرٹی اوپر چلی جائے گی، کیونکہ یہ سارا کچھ پھر آگے ہے the presiding officer of a court before whom a complaint is made or to whom it has been transferred may dismiss the complaint if after considering the statements on oath of the complainant and the 4 or more eyewitnesses there is in his judgment no sufficient ground for proceedings, and in such case he shall record his reasons for doing so کہ وہ اپنے طور پر دوسرے بندے کو بلائے بغیر ان کی سٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہوئے، حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے خود سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر کیس نہیں بنتا اور وہ اس کو خارج کر سکتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ کمپلینٹ ان کیس آف قذف اور یہ اس کی جب آپ جزیات پڑھتے ہیں، ایک بات اس تمام معاملے میں ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ایک آئی وٹنس جو کہ یہ والا الزام لگا رہا ہے، اس کے لیے مزید کتنے گواہان درکار ہیں اور اس کے کیا قانونی لوازمات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات کنکلوڈ کی جا سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک ملازم کا بیان اس قسم کا دیا گیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں عینی شاہد ہوں، 3 مزید عینی شاہد تو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اس کا مطلب ایک بات تو طے ہو گئی کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اس کے ذریعے کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو پھر اس سارے پروسیس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو وہ مقصد وہی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان سے اپنا کام نہیں ہو پا رہا، وہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہے، اور یہ سیاست ہے پاکستان کی جس میں گندگی اس حد تک گٹر جو ہے وہ اب ابلنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو جس قسم کی سیاست اور صحافت ہو رہی ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شاید کچھ وقت گزرنے کے بعد، کیونکہ وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے، جب یہ سب لوگ مڑ کر دیکھیں گے نا، ان کو یہ چیز ہانٹ کرے گی، بہت سارے لوگوں کے سامنے یہ معاملہ آئے گا، اور ایسے معاملات سیاست میں لانا، اس میں ایک بات واضح نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ ابھی تک یہ ایشورٹی نہیں پا سکے کہ بیلٹ پیپر پہ آپ اس شخص کو شکست دے سکتے ہیں، تو آپ کو اپنا بیانیہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ گند جو پاکستان کی سیاست میں اب سامنے آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔